नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज नितिन सिंघानिया की इंडियन आर्ट एंड कल्चर सीरीज में हम चैप्टर 22 यानी भारत में सांस्कृतिक संस्थानों कल्चरल इंस्टीट्यूशंस पर चर्चा करेंगे। जब भी हम कोई पुराना किला या मंदिर घूमने जाते हैं तो एक नीले रंग का बोर्ड जरूर दिखता है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये बोर्ड इतना आम है कि हम शायद ही इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि इस एक बोर्ड के पीछे कितनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स मशीनरी काम कर रही है। ये सिर्फ एक सरकारी विभाग नहीं बल्कि हमारे इतिहास और विरासत का सबसे बड़ा रखवाला है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक संस्था की बात नहीं है, ये एक तरह से संवैधानिक जिम्मेदारी है। हमारा संविधान सरकार को ये काम सौंपता है कि वो देश की संस्कृति को बचाए, उसका संरक्षण करे, हाँ। और उसे आगे बढ़ाए। ये एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो चलिए इसी संवैधानिक जिम्मेदारी को समझने से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन से संस्थान इस बड़े काम को अंजाम दे रहे हैं, खासकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई। तो सबसे पहले ये एएसआई है क्या और ये किसके अंडर काम करता है, इसका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या है? एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सीधे तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत काम करता है। ये भारत में आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। मतलब इनका मुख्य काम क्या है? क्या ये हर तरह की संस्कृति को देखते हैं, जैसे संगीत या नृत्य भी? ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है और यहीं पर हमें एएसआई का दायरा समझना होगा। एएसआई का मुख्य फोकस फिजिकल एंड टैंजिबल हेरिटेज पर है। टेंजिबल हेरिटेज? हाँ, यानी वो चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे पुराने स्मारक, किले, मंदिर? बिल्कुल। और पुरातात्विक स्थल आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जो अमूर्त विरासत हैं, इनटैंजिबल हेरिटेज जैसे कोई लोकगीत या परंपराएं, उनके लिए दूसरी संस्थाएं हैं। ठीक है, तो ये इन जगहों की सुरक्षा करते हैं, पर इन्हें ये अधिकार या पावर कहाँ से मिलती है? कोई भी जाकर किसी स्मारक को अपने कब्जे में तो नहीं ले सकता? सही सवाल है। एएसआई को इसकी शक्ति दो मुख्य कानूनों से मिलती है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। 1958 का एक्ट? हाँ, ये कानून एक तरह से एएसआई की बाइबल है। यही तय करता है कि किस स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाएगा, उसकी देखभाल कैसे होगी, उसके आसपास क्या नियम होंगे। अच्छा, तो ये एक्ट ही तय करता है कि ताजमहल के कितने पास तक कोई कंस्ट्रक्शन हो सकता है? एग्जैक्टली। या किसी पुराने किले में क्या गतिविधियां हो सकती हैं और क्या नहीं। ये कानून सिर्फ संरक्षण की बात नहीं करता, बल्कि उस स्मारक के आसपास के एरिया को भी रेगुलेट करता है। और दूसरा कानून भी बहुत दिलचस्प है, द एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972। इसका काम थोड़ा अलग है। कैसे? देखिए, 1958 का एक्ट इमूवेबल हेरिटेज की बात करता है, जो अपनी जगह पे स्थिर है। 1972 का एक्ट मूवेबल हेरिटेज की बात करता है। अच्छा। ये कानून भारत से पुरानी कलाकृतियों और मूर्तियों की अवैध तस्करी, मतलब इल्लीगल एक्सपोर्ट को रोकने के लिए बनाया गया है। ओहो, मतलब जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि कोई पुरानी मूर्ति चोरी करके विदेश में बेच रहा है, ये कानून उससे रोकने के लिए है। बिल्कुल। ये सुनिश्चित करता है कि हमारी अनमोल धरोहर देश में ही रहे। ये कानून कहता है कि 100 साल से ज्यादा पुरानी कोई भी एंटिक्विटी बिना एएसआई की परमिशन के देश से बाहर नहीं जा सकती। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, हाल ही में आपने सुना होगा कि विदेशों से कई पुरानी भारतीय मूर्तियां वापस लाई गई। हाँ, सुना है। वो इसी कानून और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की वजह से संभव हो पाया। भारत इतना बड़ा देश है, हजारों स्मारक हैं। एक दिल्ली में बैठी संस्था पूरे देश को कैसे मैनेज करती है? ये तो एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर जैसा लगता है। इसका समाधान उन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से निकाला है। बेहतर कामकाज के लिए पूरे देश को 24 सर्कल्स में बांटा गया है। सर्कल्स? हाँ, 24 सर्कल्स। हर सर्कल की जिम्मेदारी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्मारकों की देखभाल करना है। मतलब जैसे स्टेट्स होते हैं वैसे? कुछ वैसा ही। इसे ऐसे समझें जैसे देश को अलग अलग जोन में बांट दिया गया हो, ताकि स्थानीय स्तर पर ध्यान दिया जा सके। कोई एग्जाम्पल है इसका? बिल्कुल। जैसे आगरा सर्कल है, जिसके तहत ताजमहल और फतेहपुर सीकरी आते हैं। या फिर चेन्नई सर्कल है, जो तमिलनाडु के स्मारकों को देखता है। समझ गए। तो इन सर्कल्स में काम कौन करता है? जाहिर है इसके लिए खास तरह के एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती होगी। हाँ, और यहीं एएसआई की असली ताकत दिखती है। एएसआई में ट्रेंड आर्कियोलॉजिस्ट्स, आर्किटेक्ट्स, कंजर्वेटर्स, एपिग्राफिस्ट्स,
एपिग्राफिस्ट्स। ये कौन होते हैं? एपिग्राफिस्ट वो होते हैं जो पुराने शिलालेख पढ़ते हैं, मतलब पुरानी लिपियों को डिसाइफर करते हैं। अच्छा, जो पत्थरों पर लिखी पुरानी भाषा को पढ़ते हैं। हाँ, तो ये एक पूरी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है। इतना ही नहीं, एएसआई के तहत और भी कई शाखाएं हैं, जैसे म्यूजियम है, खुदाई शाखाएं हैं, माने एक्सकवेशन ब्रांचेस, ठीक है। एपिग्राफी शाखाएं, बिल्डिंग सर्वे प्रोजेक्ट्स, बागवानी शाखा मतलब हॉर्टिकल्चर ब्रांच, और यहाँ तक कि मंदिर सर्वेक्षण परियोजनाएं भी हैं। इसमें सबसे फैसिनेट करने वाली एक चीज है, हाँ, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग। हाँ, मतलब समुद्र के नीचे भी पुरातत्व। ये तो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड और कूल लगता है। हाँ, ये एएसआई का एक बहुत ही विशेष प्रोजेक्ट है। इसका काम समुद्र में डूबे हुए प्राचीन बंदरगाहों, जहाजों और बस्तियों की खोज और संरक्षण करना है। कमाल है। ये हमारी विरासत की सीमाओं को जमीन से पानी तक ले जाता है, जैसे द्वारका की खोज। हाँ, द्वारका के बारे में तो सुना है। और तमिलनाडु के पास पुम्पुहार के प्राचीन बंदरगाह के अवशेष, ये सब इसी विंग की खोज हैं। तो एएसआई सिर्फ पुरानी चीजों को बचाता नहीं है, बल्कि इस ज्ञान को आगे भी बढ़ाता है। बिल्कुल। एएसआई का नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी है। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी। हाँ, जहां से पुरातत्व में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और दूसरे कई कोर्सेज किए जा सकते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बना रहे हैं। मतलब वो सिर्फ विरासत को नहीं बचा रहे, बल्कि उन लोगों को भी तैयार कर रहे हैं जो भविष्य में इस विरासत को बचाएंगे। प्रिसाइजली। इस इंस्टीट्यूट से निकले हुए छात्र ही आगे चल के एएसआई में या देश के दूसरे म्यूजियम्स और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। तो ये तो हुई एएसआई की बात, जो हमारी टैंजिबल हेरिटेज का संरक्षक है। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, भारत की आत्मा तो इसके संगीत, नृत्य और नाटक में बसती है। उस अमूर्त विरासत का रखवाला कौन है? उसके लिए हमारे पास एक और महत्वपूर्ण पिलर है, संगीत नाटक अकादमी। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी और ये भारत में परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए सबसे बड़ी संस्था है। तो इसका काम एएसआई से कैसे अलग है? एएसआई तो फिजिकल चीजों को बचाता है, पर संगीत या नृत्य तो लाइव परफॉर्मेंसेस हैं, उन्हें कैसे बचाया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर अकादमी का काम ज्यादा न्यूआंस्ड हो जाता है। वो परफॉर्मेंसेस की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स के जरिए एक आर्काइव बनाते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट करते हैं। हाँ, वो पुराने उस्तादों और गुरुओं के ज्ञान को डॉक्यूमेंट करते हैं ताकि वो समय के साथ खो ना जाएं। इसके अलावा वो युवा कलाकारों को स्कॉलरशिप्स देते हैं, फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं। और अवार्ड्स भी तो देते हैं। बिल्कुल। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और अकादमी रत्न, ये किसी भी कलाकार के लिए भारत में सर्वोच्च सम्मान माने जाते हैं। मतलब ये एक तरह से परफॉर्मिंग आर्ट्स का पूरा इकोसिस्टम तैयार करते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। जहां नए कलाकारों को प्रोत्साहन मिले, पुराने कलाकारों को सम्मान, और जो कला लुप्त होने की कगार पे है उसे बचाया जा सके। एग्जैक्टली। वो कठपुतली कला माने पॉपेट्री से लेके ट्राइबल म्यूजिक तक हर उस कला को सपोर्ट करते हैं जिसे मुख्य धारा में जगह नहीं मिल पाती। ठीक है, तो हमारे पास टैंजिबल हेरिटेज के लिए एएसआई हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए संगीत नाटक अकादमी हो गई। अब बची विजुअल आर्ट्स, यानी पेंटिंग, मूर्तिकला, ग्राफिक्स, उसके लिए कौन सी संस्था है? उसके लिए 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना की गई। ललित कला अकादमी। हाँ, इसे नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देश में विजुअल आर्ट्स को बढ़ावा देना और कलाकारों को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। तो इसका काम संगीत नाटक अकादमी जैसा ही है, बस फील्ड अलग है। हाँ, काम करने का तरीका काफी मिलता जुलता है, लेकिन फोकस पूरी तरह से विजुअल आर्ट्स पर है। ये दिल्ली में हर 3 साल में त्रैवार्षिक भारत ट्रिएनाले इंडिया नाम से एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित करते हैं। अच्छा, ट्राइनेलिए इंडिया, जिसमें दुनिया भर के कलाकार हिस्सा लेते हैं। ये कलाकारों के लिए कैंप्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स आयोजित करते हैं। तो ये तीनों संस्थाएं, एएसआई, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकेडमी, ये हमारी संस्कृति के 3 अलग-अलग डायमेंशंस को संभाल रही हैं। बिल्कुल। एक हमारे अतीत के भौतिक अवशेषों को, दूसरी हमारी जीवित प्रदर्शन कलाओं को, और तीसरी हमारी समकालीन और पारंपरिक दृश्य कलाओं को। ये एक दूसरे के काम में दखल नहीं देती? नहीं, इनके कार्यक्षेत्र बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। ये एक दूसरे की पूरक हैं। सोचिए, अजंता एलोरा की गुफाओं को एएसआई संरक्षित करता है। ठीक है। उन गुफाओं में बनी पेंटिंग्स की कला को ललित कला अकेडमी स्टडी और प्रमोट करती है। और उस काल के संगीत और नृत्य की परंपराओं को संगीत नाटक अकादमी जीवित रखती है। सही।
ये तीनों मिलकर हमारी संस्कृति की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये हमारी कल्चरल गवर्नेंस का एक बहुत ही सोचा समझा मॉडल है। ये वाकई में फैसिनेट करने वाला है कि कैसे हमारी विरासत के हर पहलू को बचाने और बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित संस्था मौजूद है। ये सिर्फ सरकारी विभाग नहीं, बल्कि हमारी कलेक्टिव मेमोरी और आइडेंटिटी के रखवाले हैं। बिल्कुल, और ये तो सिर्फ 3 बड़े नाम हैं। इनके अलावा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, साहित्य अकेडमी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जैसी और भी कई संस्थाएं हैं जो इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। हर एक का अपना एक विशेष योगदान है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की। जी। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और नाम से ही पता चलता है कि इसका काम इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको बचाना और उसे आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत की थी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। सोचिए, साल था 1976 और उनका मकसद बहुत सीधा साधा था, लेकिन बहुत जरूरी भी था कि जो हमारे कारीगर हैं, जो क्राफ्ट्स पर्सन हैं, उन्हें रेगुलर काम मिले। और सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि उनके हुनर को, उनकी कला को एक पहचान भी मिले। बिल्कुल, ये पहचान शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। हम अक्सर देखते हैं कि कारीगर बहुत सुंदर चीजें बनाते हैं, लेकिन उन्हें उसका क्रेडिट या सही दाम नहीं मिलता। सही बात है। कमला देवी जी का विजन था कि इस अनस्ट्रक्चर्ड सेक्टर को एक तरह की एक डिग्निटी और स्टेबिलिटी दी जाए। काउंसिल का हेडक्वार्टर चेन्नई में है, लेकिन इसकी जड़ें पूरे देश में फैली हैं। 10 से ज्यादा स्टेट काउंसिल्स हैं जो इस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। ओहो, मतलब एक फेडरल स्ट्रक्चर जैसा, जहां लोकल लेवल पर भी काम हो रहा है और नेशनल लेवल पर भी। और बात सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं रुकी। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये काउंसिल वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल से भी एफिलिएटेड है। जी हाँ। मतलब हमारे गांव के किसी कोने में बन रही कोई चीज वो सीधे ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसे हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, कारीगरों के हितों की रक्षा करना, मतलब उनके फायदे की सोचना। और दूसरा, जो हमारी क्राफ्ट की परंपराएं हैं, जो सदियों से चली आ रही हैं, उन्हें जिंदा रखना। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं है, उन्होंने इसे जमीन पर उतारा है, कमला नाम की दुकानों की एक पूरी सीरीज के जरिए। हाँ, कमला स्टोर्स। ये नाम भी फाउंडर कमला देवी के सम्मान में ही रखा गया है ना? जी बिल्कुल। कभी इन दुकानों में जाने का मौका मिले तो जरूर जाना चाहिए। ये किसी आम दुकान जैसी नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे किसी छोटे से म्यूजियम में आ गए हों, जहां हर चीज की एक कहानी है। सही कहा आपने। आप जो भी खरीदते हैं, आपको पता होता है कि ये किसी मशीन से नहीं, बल्कि किसी के हाथों से, लगन से बनी है। वो मास प्रोड्यूस्ड आइटम वाली फीलिंग नहीं आती। एग्जैक्टली। ये दुकानें सिर्फ एक सेल्स पॉइंट नहीं है, ये एक तरह से डिस्प्ले विंडो हैं जो बताती हैं कि क्राफ्ट्स काउंसिल किस तरह की कला और कारीगरी को सपोर्ट कर रहा है। ये कारीगर और खरीदार के बीच एक भरोसे का पुल बनाती हैं। अच्छा, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात आती है। काउंसिल का एक मौजूदा मकसद है पुरानी हैंडीक्राफ्ट टेक्निक्स को आज के आइडियाज और डिमांड्स के साथ मिलाना। जी, ये बहुत जरूरी है। मतलब सोचिए, चिकनकारी का काम किसी ट्रेडिशनल कुर्ते पर तो होता ही है। हाँ। लेकिन अब वो आपको किसी मॉडर्न ड्रेस या जैकेट पर भी दिख सकता है, या फिर राजस्थान की ब्लॉक प्रिंटिंग किसी स्नीकर पर। बिल्कुल। ये ट्रेडिशन को कूल बनाने जैसा है, ताकि नई पीढ़ी भी उससे जुड़ सके। ये सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अगर क्राफ्ट सिर्फ पुरानी चीजों तक ही सीमित रह जाएगा तो वो म्यूजियम का हिस्सा बन जाएगा, रोजमर्रा की जिंदगी का नहीं। सही बात है। इस इनोवेशन से ये कलाएं जिंदा रहती हैं और इवॉल्व होती हैं। ये दिखाता है कि हमारी परंपराएं कितनी फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल हैं। काउंसिल का काम सिर्फ दुकानें चलाने तक ही सीमित नहीं है। ऑल इंडिया क्राफ्ट फेयर को ऑर्गेनाइज करने के पीछे यही मुख्य बॉडी है। अच्छा। ये मेले कारीगरों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होते हैं जहां वो सीधे कस्टमर से मिल सकते हैं। राइट। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर और जोनल कल्चरल सेंटर्स हैं, वो अपने अपने इलाकों में क्राफ्ट फेयर्स और कल्चरल इवेंट्स करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। जी। हम सब टीवी पर झांकियां देखते हैं, अलग अलग राज्यों के डांस और कल्चरल परफॉर्मेंसेस देखते हैं। इन सब के पीछे भी इन्हीं संस्थाओं की जिम्मेदारी होती है। हाँ, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। उनकी ये ड्यूटी है कि वो सुनिश्चित करें कि भारत के अलग अलग हिस्सों की जो अनोखी कलात्मक परंपराएं हैं, उन्हें ग्लोबल लेवल पर पहचान मिले। बिल्कुल। जब राजपथ, जो अब कर्तव्य पथ है, वहां पर कोई झांकी निकलती है तो वो सिर्फ एक शो नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पूरी दुनिया को भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी का एक छोटा सा ट्रेलर दिखा रहा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सब मिलकर एक बड़ा मकसद पूरा करता है, भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाना।
सॉफ्ट पावर। हाँ, एक कारीगर का काम जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं होता, वो अपने साथ भारत की कहानी, उसकी विरासत और उसकी कलात्मकता लेकर जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र पर चर्चा करेंगे। ये नाम सुनने में बहुत ग्रैंड लगता है ना, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स या IGNCA। मतलब नाम में ही एक वजन है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपनी मां श्रीमती इंदिरा गांधी की याद में इसे लॉन्च किया था। पर यह सिर्फ एक और सरकारी बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं था, राइट? बिल्कुल नहीं। इसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। सोचे 1985 का भारत, देश एक बहुत ही टर्बुलेंट दौर से गुजर रहा था। इमरजेंसी का असर अभी भी था, पंजाब संकट अपने चरम पर था, भोपाल गैस त्रासदी ने देश को हिला दिया था। हाँ, एक बहुत ही अनिश्चितता का माहौल था। एग्जैक्टली। देश एक तरह से खुद से पूछ रहा था, हम कौन हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसे माहौल में एक इंस्टीट्यूशन बनाना जिसका मकसद सिर्फ आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करना हो, ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट था। मतलब एक तरह का कल्चरल एंकर बनाने की कोशिश थी। एंकर, बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। ये कहने की कोशिश थी कि हमारी पहचान सिर्फ हमारी पॉलिटिक्स या इकोनॉमी से नहीं है, बल्कि हमारी हजारों साल पुरानी मल्टी लेयर्ड कल्चरल पास्ट से बनती है। अच्छा। तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक विचार था कि इस उथल-पुथल के बीच हमें अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत में अपनी जड़ें मजबूत करनी होंगी। तो इतना बड़ा आइडिया, इतना बड़ा विजन, ये जमीन पर काम कैसे करता है? मतलब कौन चलाता है इसे? सोर्स बताता है कि इसे एक ट्रस्ट गवर्न करता है। हाँ, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स ट्रस्ट, ये 1987 में रजिस्टर हुआ था। और यहाँ ट्रस्ट और ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन जैसे शब्द ये काफी हैवी लगते हैं। इनका मतलब क्या है? देखिए, ये बहुत मायने रखते हैं। ऑटोनॉमस का मतलब है कि इसे डे टू डे सरकारी दखलंदाजी से काफी हद तक आजाद रखा गया है। और ये जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि संस्कृति और कला वो 5 साल के पॉलिटिकल साइकिल के हिसाब से नहीं चलती। हाँ, उन्हें दशकों सदियों के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। ऑटोनॉमी ये सुनिश्चित करती है कि सेंटर का विजन किसी खास सरकार की विचारधारा से प्रभावित ना हो, ताकि वो अपने कोर मिशन पर टिका रहे। बिल्कुल। एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होता है जो बड़े पॉलिसी डिसीजंस लेता है। फिर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जो रोजमर्रा के एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को देखती है। ओके, तो इसे एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह सोच सकते हैं। हाँ, अब जरा इसके काम के कोर पर आते हैं। सोर्सेज में 4 मुख्य बातें हैं: रिसर्च, कंजर्वेशन, डिस्प्ले और डिसेमिनेशन ऑफ आर्ट्स। हाँ, मतलब कला पर रिसर्च करो, उसे बचाकर रखो, लोगों को दिखाओ और उसके बारे में जानकारी फैलाओ। ये सुनने में तो सीधे साधे लगते हैं, पर ये चारों पिलर्स अलग अलग नहीं है। इनमें एक साइकिल है। आप रिसर्च के बिना ये नहीं जान सकते कि कंजर्व क्या करना है, क्या महत्वपूर्ण है। सही बात है। कंजर्वेशन के बिना आपके पास डिस्प्ले करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, और डिस्प्ले और डिसेमिनेशन के बिना वो सारी रिसर्च कुछ स्कॉलर्स की फाइल्स में ही बंद रह जाएगी और आम आदमी तक कभी पहुंचेगी ही नहीं। एग्जैक्टली। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। और ये सिर्फ पेंटिंग, स्कल्पचर, डांस, म्यूजिक तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, और यही बात इसे खास बनाती है। हमारे सोर्सेस कहते हैं कि ये क्रिटिकल एंड क्रिएटिव लिटरेचर को भी उतना ही महत्व देते हैं। अच्छा। तो इनके लिए कल्चर एक MF हुसैन की पेंटिंग में भी है और एक कबीर के दोहे में भी। वो ये समझते हैं कि संस्कृति सिर्फ वो नहीं जो दीवारों पर टंगी है, स्टेज पर परफॉर्म की जाती है, बल्कि वो भी है जो कहानियों में, कविताओं में और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट में जिंदा है। बिल्कुल। यहाँ से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। सोर्सेज बताते हैं कि इस पूरे विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए NGCA के 6 अलग अलग फंक्शनल यूनिट्स हैं, जैसे एक बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन के अलग अलग पार्ट्स हो। जो सब मिलके एक बड़ा काम करते हैं। चलिए इन विंग्स को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। पहला है कला निधि। इसे मल्टीफॉर्म लाइब्रेरी कहा गया है। अब मल्टीफॉर्म का क्या मतलब हुआ? सिर्फ किताबें तो नहीं होंगी? नहीं, मल्टीफॉर्म यहाँ कीवर्ड है। इसका मतलब है नॉलेज इन एवरी फॉर्मेट। जैसे सोचिए, एक स्टूडेंट को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर एक प्रोजेक्ट बनाना है। वो एक आम लाइब्रेरी में जाएगा तो उसे किताबें मिलेंगी, लेकिन कलानिधि में उसे आजादी के समय के नेताओं के भाषणों की ओरिजिनल ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिल सकती हैं। वाह, मतलब इतिहास को पढ़ना नहीं, सुनना। बिल्कुल। उसे उस दौर की दुर्लभ तस्वीरें मिल सकती हैं, पार्टीशन पर बनी पुरानी फिल्मों के रील्स मिल सकती हैं,
1940s के दशक के शहरों के पुराने मैप्स, बिल्डिंग्स के ब्लूप्रिंट्स। हाँ, सब कुछ। ये एक आम लाइब्रेरी नहीं बल्कि भारत की क्रिएटिव मेमोरी का एक डिजिटल और फिजिकल आर्काइव है। जैसे आज हमारी फोन गैलरी में फोटोज, वीडियोज, वॉइस नोट्स सब कुछ होता है, वैसे ही कला निधि में ज्ञान हर रूप में मौजूद है। तो अगर कला निधि एक ग्रैंड आर्काइव है जो हर फॉर्मेट में नॉलेज कलेक्ट करता है, तो उस नॉलेज का क्या जो एंशिएंट टेक्स्ट्स में बंद है, मतलब जिसे आज बहुत कम लोग पढ़ या समझ सकते हैं? मुझे लगता है कि यही अगला यूनिट कला कोश काम आता होगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कला कोश का काम ही यही है। ये एक तरह से कल्चरल आर्कियोलॉजी करते हैं। कल्चरल आर्कियोलॉजी, ये इंटरेस्टिंग है। सोचिए, हमारी कितनी ही भाषाओं में, चाहे वो संस्कृत हो, पाली हो, तमिल हो, ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसी पांडुलिपियां हैं जिन्हें या तो लोग भूल गए हैं या जिनकी भाषाएं इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि उन्हें समझना मुश्किल है। कला कोश का काम है उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को ढूंढना, उन पर रिसर्च करना, उनका ऑथेंटिक ट्रांसलेशन करना और उन्हें कमेंट्री के साथ पब्लिश करना। ये तो परदादी की कोई पुरानी रेसिपी की डायरी मिलने जैसा है, जिसे कोई ही डिस्कवर करके एक मॉडर्न कुकबुक बना दे ताकि सब उसे समझ सके। क्या बढ़िया एनालॉजी है, बिल्कुल वही। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। कोई कह सकता है कि ये सब तो एकेडमिक एक्सरसाइज है, किसी पुराने ग्रंथ का अनुवाद करने से आज एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये मेरा भी सवाल होता था। टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट बहुत बहुत गहरा है, भले ही डायरेक्ट ना दिखे। इन ग्रंथों में सिर्फ कहानियां नहीं हैं, इनमें फिलॉसफी, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर, गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स छिपे हैं। अच्छा। जब कलाकोश इन्हें रीडिस्कवर और पब्लिश करता है तो वो हमारी इंटेलेक्चुअल हेरिटेज को जिंदा रखता है। वो आज के थिंकर्स, आर्टिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स को एक रिच रिसोर्स देता है। ये हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को सींचने जैसा है। ओके, तो हमने आर्काइव्स देख लिए, एंशिएंट टेक्स्ट्स देख लिए, ये सब वो कल्चर है जो या तो पास्ट में था या किताबों में है। लेकिन उस कल्चर का क्या जो आज इसी पल लोगों के घरों में, उनके त्योहारों में जिंदा है? और यहीं तीसरा यूनिट आता है, जनपद संपदा। ये यूनिट म्यूजियम के कॉन्सेप्ट को सिर के बल खड़ा कर देता है। एक म्यूजियम क्या करता है? वो कल्चर को फ्रीज कर देता है, कांच के पीछे रख देता है। एग्जैक्टली। जनपद संपदा का मानना है कि असली कल्चर कोई रेलिक नहीं है, वो जिंदा है, सांस ले रहा है और लोगों के जीवन में हर पल बदल रहा है। ये लाइफस्टाइल स्टडीज में एंगेज्ड है, ऐसा सोर्स में लिखा है, मतलब सोशियोलॉजी की तरह। सोशियोलॉजी से भी ज्यादा इमर्सिव। इनके रिसर्चर्स किसी गांव में जाकर ये डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कि वहां शादी कैसे होती है। अच्छा। कौन से रिचुअल्स होते हैं, वहाँ के किसान कौन से पारंपरिक औजार इस्तेमाल करते हैं, रात में बच्चे अपनी दादी नानी से कौन सी लोक कथाएं सुनते हैं। ये लिविंग हेरिटेज को डॉक्यूमेंट करते हैं। और ये एक तरह से समय के खिलाफ दौड़ है। समय के खिलाफ दौड़ क्यों? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन की लहर में ये यूनिक लोकल प्रैक्टिसेस बहुत तेजी से खत्म हो रही हैं। हर जगह एक जैसी शादियां होने लगी हैं, किसान मॉडर्न इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे टीवी और फोन पर कहानियां देख रहे हैं। सही बात है। तो इससे पहले कि ये विविधता हमेशा के लिए खो जाए, जनपद संपदा उसे रिकॉर्ड कर रहा है। पर इसमें खतरा नहीं है? मतलब कौन तय करता है कि किस गांव की परंपरा डॉक्यूमेंट करने लायक इम्पोर्टेंट है और किसकी नहीं? एक दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूशन के लिए ये बायस पालना तो बहुत आसान होगा। ये बहुत वैलिड कंसर्न है और इसका जवाब उनके प्रोसेस में छिपा है। उनका लक्ष्य जजमेंट देना नहीं, बल्कि डाइवर्सिटी को कैप्चर करना है। वो कोलैबोरेटिव मॉडल पर काम करते हैं, लोकल कम्युनिटीज और स्कॉलर्स के साथ मिलकर। अच्छा। उनका मकसद ये कहना नहीं है कि ये कल्चर अच्छा है, बल्कि सिर्फ ये कहना है कि ये कल्चर एग्जिस्ट करता है और ये दुनिया के लिए जानना जरूरी है। तो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन, चाहे वो कला निधि का आर्काइव हो या जनपद संपदा की फील्ड रिकॉर्डिंग्स, इससे तो डेटा का एक पहाड़ खड़ा हो जाता होगा। इसे मैनेज कैसे करते हैं? ये तो टेक्नोलॉजी का काम लगता है। बिल्कुल। और यही चौथा यूनिट, कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स, आता है। नाम से ही लग रहा है। हाँ, ये IGNCA का टेक डिपार्टमेंट है। इनका काम है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कल्चर को प्रिजर्व और प्रोपगेट करना। ये कल्चर को फ्यूचर प्रूफ बनाते हैं। फ्यूचर प्रूफ जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं का एक हाई डेफिनेशन 3D वर्चुअल टूर बनाना, ताकि कोई भी दुनिया के किसी भी कोने से उसे एक्सपीरियंस कर सके, बिना वहां फिजिकली जाए। अरे वाह। या हजारों साल पुरानी नाजुक मैन्युस्क्रिप्ट्स को हाई रेजोल्यूशन में स्कैन करके ऑनलाइन आर्काइव बनाना, ताकि वो फिजिकली डैमेज होने से हमेशा के लिए बच जाएं,
वो एआई का इस्तेमाल करके अलग-अलग रीजनल फोक म्यूजिक के पैटर्न्स को एनालाइज कर सकते हैं। मतलब ये टेक्नोलॉजी को कल्चर का दुश्मन नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा दोस्त बनाने की कोशिश है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमारे पास आर्काइव्स, रिसर्च, फील्ड वर्क और टेक, ये सब एक्साइटिंग डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कोई तो होना चाहिए जो बैकग्राउंड में सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम करे, बिल्स पे करे, प्लानिंग करे। मुझे लगता है ये काम थोड़ा बोरिंग होगा। सुनने में शायद लगे, पर 5वां यूनिट सूत्रधार के बिना बाकी कुछ भी मुमकिन नहीं है। सोर्स इसे स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी कहता है, और ये एनालॉजी एकदम सटीक है। अच्छा। जैसे नाटक में सूत्रधार पूरी कहानी को जोड़ के रखता है, वैसे ही ये यूनिट आईजीएनसीए के सभी डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता है। अकाउंट्स, प्लानिंग, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, सारे बैकग्राउंड वर्क यहीं होते हैं। जैसे किसी बड़े फैमिली फंक्शन में कोई एक सदस्य होता है जो पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ मैनेज करता है, केटरर, टेंट वाला, मेहमानों की लिस्ट, ताकि बाकी सब एंजॉय कर सके। बिल्कुल वही, ये वो अनसंग हीरो हैं। सोचिए, एक बड़ा आर्ट एग्जीबिशन होना है, उसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे, आर्टिस्ट को कैसे कांटेक्ट किया जाएगा, वेन्यू की बुकिंग कौन करेगा, ये सब सूत्रधार का काम है। मतलब बिना एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव स्पाइन के कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन चल ही नहीं सकता। और आखिरी है कला दर्शन। तो अब तक हमारे पास रिसर्च है, आर्काइव्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, टेक सपोर्ट है और एडमिनिस्ट्रेशन भी है। लेकिन ये सब आम जनता तक कैसे पहुंचेगा? एक आम नागरिक शायद 200 पेज की एकेडमिक रिपोर्ट तो नहीं पढ़ेगा। और यहीं कला दर्शन का रोल आता है। ये एग्जीक्यूटिव यूनिट है जो इस सारी रिसर्च को विजिबल फॉर्म देता है। विजिबल फॉर्म? हाँ, ये रिसर्चर की डेस्क और पब्लिक की आंखों के बीच का ब्रिज है। कलाकोश ने किसी पुराने ग्रंथ पर रिसर्च की, जनपद संपदा ने किसी कम्युनिटी के रिचुअल्स को स्टडी किया। अब इस नॉलेज को एक्सेसिबल और एक्साइटिंग कैसे बनाया जाए? कला दर्शन इसी रिसर्च को एक इंगेजिंग एग्जीबिशन, एक पब्लिक सेमिनार या एक इंटरैक्टिव इवेंट में बदलता है। वो ज्ञान को जीवंत कर देते हैं। तो इन सब यूनिट्स का, इस पूरे स्ट्रक्चर का आखिरी मकसद क्या है? सोर्सेज में कुछ की ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। पहला, भारत के ओरल और विजुअल आर्ट्स के लिए सबसे बड़ा रिसोर्स सेंटर बनना। और दूसरा, आर्ट एंड क्राफ्ट को सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं करना, बल्कि एक्यूमुलेट और प्रिजर्व करना, मतलब उन्हें इकट्ठा करके सहेजना। और तीसरा, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में रिसर्च करके उसे रेफरेंस वर्क्स, ग्लॉसरीज, एनसाइक्लोपीडियाज के रूप में पब्लिश करना। एक तरह से भारतीय कला का एक ऑथेंटिक विकिपीडिया बनाना, जो रिलायबल हो और स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स के लिए एक गो टू सोर्स हो। और सबसे जरूरी पॉइंट जो मुझे लगता है वो आखिर में है, समाज के अलग अलग तबकों, समुदायों और क्षेत्रों के साथ लिंकेजेस एंड वेब्स ऑफ इंटरैक्शन बनाना। ये सुनने में बहुत कॉर्पोरेट जार्गन जैसा लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो इसका मतलब है कल्चर को डेमोक्रेटाइज करना। हाँ, इसका मतलब है कि कला को कुछ एलीट सर्कल से बाहर निकालकर सबके लिए एक्सेसिबल बनाना। मकसद ये है कि आईजीएनसीए की रिसर्च सिर्फ दिल्ली के स्कॉलर्स या जेएनयू के स्टूडेंट्स तक सीमित न रहे, बल्कि उसकी पहुंच देश के हर कोने में हो, हर कम्युनिटी तक हो। तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं है जहां दिल्ली से ज्ञान दिया जा रहा है। नहीं, यही सबसे जरूरी बात है। ये एक टू वे स्ट्रीट बनाने की कोशिश है। आईजीएनसीए सिर्फ ज्ञान दे नहीं, बल्कि छोटे शहरों के कारीगरों से, गांव के लोक गायकों से, आदिवासी समुदायों से सीखे भी। अच्छा। ये इंटरेक्शन का वेब तभी बनेगा जब नॉलेज का फ्लो सिर्फ टॉप डाउन न हो, बल्कि ग्रास रूट से भी ऊपर की ओर आए। अल्टीमेट गोल ये है कि भारत का हर नागरिक अपनी कल्चरल हेरिटेज का सिर्फ एक पैसिव कंज्यूमर न हो, बल्कि एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बने। एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम ऑल इंडिया रेडियो पर चर्चा करें। जी। सवाल यह है कि आज के स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब के ज़माने में, जहां हर किसी के पास अपनी पर्सनल प्लेलिस्ट है, क्या ऑल इंडिया रेडियो सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह गया है या आज भी इसकी कोई अहमियत है? हाँ बिल्कुल, चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी पहचान से, इसके डीएनए से। ऑल इंडिया रेडियो या एएआर भारत का पब्लिक सर्विस रेडियो ब्रॉडकास्टर है, और ये सीधे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत आता है। लेकिन इसका जो आदर्श वाक्य है, जो मोटो है, वो बहुत कुछ कहता है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय।
और ये सिर्फ एक भरी भरकन संस्कृत का श्लोक नहीं है। नहीं, ये आज के मीडिया की दुनिया में मैं तो कहूँगी क्रांतिकारी विचार है। आज का पूरा मीडिया इकोसिस्टम, चाहे वो सोशल मीडिया हो या OTT प्लेटफॉर्म्स, वो एक ही सिद्धांत पर चलता है, हाइपर पर्सनलाइजेशन। एल्गोरिथम तय करता है कि आपको क्या देखना या सुनना चाहिए, और वो आपको आपकी पसंद की एक छोटी सी दुनिया में कैद कर देता है। हाँ, एक एको चेम्बर बन जाता है। अगर मुझे एक खास तरह का संगीत पसंद है तो मुझे सिर्फ वही सुनाया जाएगा। अगर मेरी एक राजनीतिक सोच है तो मुझे सिर्फ उसी से मिलते जुलते वीडियो दिखाए जाएंगे। एग्जैक्टली। और AR का मोटो ठीक इसके उलट है। ये माई ट्यून्स के बजाय आर ट्यून्स की बात करता है। अच्छा। ये कहता है कि हमारा काम किसी एक व्यक्ति को खुश करना नहीं, बल्कि बहुजन यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों के हित और सुख के लिए काम करना है। ये एक साझा अनुभव, एक कॉमन ग्राउंड बनाने की कोशिश है, जो आज के इस टूटे हुए फ्रैगमेंटेड समाज में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। मतलब ये प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि समाज बनाने के लिए है। बिल्कुल। तो ये मोटो सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक पूरी फिलॉसफी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फिलॉसफी जमीन पर उतरती भी है? बहुत ज्यादा है, लेकिन असल में ये नेटवर्क कितना बड़ा है? इसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पूरे देश में AIR के 414 स्टेशन हैं। 414? हाँ, और ये स्टेशन मिलकर भारत के लगभग 92% जमीनी हिस्से को कवर करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी आंकड़ा ये है, आबादी के हिसाब से इसकी पहुंच 99.19% है। 99.19%? जरा सोचिए, भारत जैसे विशाल और भौगोलिक रूप से विविध देश में, जहां लद्दाख के बर्फीले पहाड़ हैं, राजस्थान का रेगिस्तान है और अंडमान के दूर दराज के द्वीप हैं, वहां लगभग हर इंसान तक एक आवाज पहुंचाना कितना बड़ा काम है। 99.19%। ये तो लगभग पूरा देश ही हो गया। इसका मतलब है कि जब दिल्ली या मुंबई में कोई अपने एयरपॉड्स लगाकर पॉडकास्ट सुन रहा है, उसी वक्त अरुणाचल के किसी गांव में कोई किसान खेत में काम करते हुए, या समुद्र में कोई मछुआरा अपनी नाव पर ट्रांजिस्टर पे AIR सुन रहा है। ये वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है जिसकी बात हम आज डिजिटल इंडिया के दौर में करते हैं। और AR ये काम दशकों से कर रहा है। और यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये सिर्फ मनोरंजन की पहुंच नहीं है, ये सूचना की पहुंच है। अच्छा। जब कोई चक्रवाती तूफान आने वाला होता है या कहीं बाढ़ आ जाती है, तो अक्सर मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सबसे पहले ठप होते हैं। सही बात है। प्राइवेट FM चैनल्स के सिग्नल तो वैसे भी शहरों तक ही सीमित होते हैं। ऐसे में AIR एक लाइफलाइन बन जाता है। हाँ, मैंने भी सुना है कि इमरजेंसी में AIR की टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा भरोसेमंद है। लेकिन ऐसा क्यों है? मतलब शॉर्टवेव और मीडियम वेव में ऐसा क्या खास है? देखिए, ये इसलिए भरोसेमंद है क्योंकि इनकी रेडियो तरंगे पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल यानी आइनोस्फेयर से टकराकर वापस जमीन पर लौटती हैं। अच्छा, तो वो डायरेक्ट नहीं चलती? नहीं, इस वजह से ये पहाड़ों और बड़ी इमारतों जैसी रुकावटों को आसानी से पार कर लेती हैं। इनका सिग्नल जमीन के साथ साथ नहीं चलता, बल्कि आसमान से होकर आता है, इसलिए इसकी पहुंच बहुत ज्यादा होती है। कमाल है। इसीलिए जब मोबाइल टावर और FM सिग्नल ठप हो जाते हैं, तभी एक छोटे से ट्रांजिस्टर पर AIR की आवाज गूंजती रहती है। ये तो बहुत ही दिलचस्प जानकारी है। मतलब किसानों के लिए मौसम की जानकारी हो, या सरकार की कोई नई स्वास्थ्य योजना, जैसे बच्चों के टीकाकरण की तारीख। हाँ, ये जानकारी इसी नेटवर्क के जरिए देश के कोने कोने तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती है। बिल्कुल। ये एक इंफॉर्मेशनल लाइफलाइन है। AIR की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य ही यही था कि नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाए और पब्लिक इंटरेस्ट के हर मामले पर उन्हें फेयर एंड बैलेंस तरीके से सूचित रखा जाए। फेयर एंड बैलेंस्ड, ये शब्द सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लगता है। मतलब किसी एक पार्टी या विचारधारा का प्रोपेगेंडा नहीं, बल्कि एक संतुलित तस्वीर पेश करना, ताकि सुनने वाला अपनी एक समझ बना सके। सैद्धांतिक रूप से तो यही उम्मीद है और एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर का यही धर्म है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगी। बहुत बड़ी, क्योंकि पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के नाते इस पर हमेशा सरकार का पक्ष लेने का आरोप लगता रहता है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। सही बात है। तो सोर्सेज बताते हैं कि इस संतुलन को बनाए रखना AI के लिए हमेशा एक कसौटी रहा है। उसे सरकारी सूचना भी देनी है और अपनी पत्रकारिता की विश्वसनीयता भी बनाए रखनी है। ये तो एक बहुत ही महीन रेखा है जिस पर चलना पड़ता होगा। बिल्कुल। और ये जानकारी सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी में नहीं है। ये एक और हैरान करने वाला पहलू है। सोर्सेस के मुताबिक AIR लगभग 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम बनाता है। 146 बोलियां, ये अविश्वसनीय है। हाँ। और ये भारत की असल तस्वीर है।
जब छत्तीसगढ़ के बस्तर में कोई गोंडी आदिवासी अपनी बोली में खबरें सुनता है या गोवा में कोई कोंकणी बोलने वाला अपनी जुबान में कोई नाटक सुनता है तो उसे एक अपनेपन का एहसास होता है। उसे लगता है कि दिल्ली में बैठी कोई संस्था उसकी भाषा, उसकी संस्कृति का सम्मान करती है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है। नहीं, ये सम्मान है, ये कल्चरल वैलिडेशन है। ये उस व्यक्ति को ये एहसास दिलाता है कि वो भी इस राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण और सम्मानित हिस्सा है। तो ये सब उद्देश्य, ये फिलॉसफी, ये कहाँ से आते हैं? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या कहीं लिखित में भी है? नहीं, ये सब कुछ प्रसार भारती एक्ट द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे 1990 में पास किया गया था। अच्छा, प्रसार भारती एक्ट। जी, यहाँ ये समझना जरूरी है कि प्रसार भारती वो ऑटोनमस संस्था है जो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों को चलाती है। तो ये एक्ट क्यों बनाया गया था? इस एक्ट का मकसद ही इन दोनों को सरकारी नियंत्रण से एक हद तक आजादी देकर एक सच्चे पब्लिक ब्रॉडकास्टर के तौर पे काम करने का अधिकार देना था। और इसी एक्ट में AIR के उद्देश्य साफ साफ लिखे गए हैं। चलिए तो फिर इस एक्ट के कुछ मुख्य उद्देश्यों को समझते हैं। पहला और सबसे अहम उद्देश्य बताया गया है राष्ट्रीय एकता, मतलब नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना। हाँ, और भारतीय संविधान में दिए गए मूल्यों को बनाए रखना। इसका कोई उदाहरण दे सकती हूँ? इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है गणतंत्र दिवस परेड की कमेंट्री। हाँ, वो सिर्फ ये नहीं बताते कि कौन सी झांकी आ रही है, वो उस झांकी के पीछे की कहानी बताते हैं, उसका सांस्कृतिक महत्व समझाते हैं। सही कहा। जब वो कहते हैं कि और अब आपके सामने है मणिपुर की झांकी जो वहां के लोक नृत्य रासलीला को दर्शा रही है, तो वो पूरे देश को मणिपुर की संस्कृति से जोड़ रहे होते हैं। विविध भारती का तो नाम ही इसी सोच पर आधारित है। बिल्कुल, विविधताओं से भरा भारत। ये कार्यक्रम एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, एक साझा चेतना बनाने की कोशिश करते हैं। अगला उद्देश्य है शिक्षा, साक्षरता, पर्यावरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कृषि, ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर ज्यादा ध्यान देना। ये तो AIR के काम का बिल्कुल कोर लगता है। बिल्कुल, कृषि जगत जैसे कार्यक्रम तो एक इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं। दशकों से चल रहे हैं। हाँ, दशकों से। किसान इसे सुनकर ये सीखते आए हैं कि कौन से बीज इस्तेमाल करें, मौसम कैसा रहेगा या फसलों को कीड़ों से कैसे बचाएं। ये उनके लिए सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि उनकी आजीविका सुधारने का एक जरिया था। सही कहा। हाँ, और कृषि जगत का असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं था। इसने गाँव में एक तरह का कम्युनिटी लिसनिंग का कल्चर भी बनाया। अच्छा। जहाँ लोग शाम को चौपाल पर इकट्ठा होकर रेडियो सुनते और फिर उस पर चर्चा करते थे। ये सिर्फ सूचना का प्रसारण नहीं था, ये एक सामाजिक घटना थी। आपने बहुत अच्छी बात कही। और सिर्फ कृषि ही क्यों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी AI का योगदान बहुत बड़ा है। जैसे पोलियो उन्मूलन का अभियान, 2 बूंद जिंदगी की का जिंगल हर बच्चे की जुबान पर था। हाँ, मुझे याद है। स्वच्छ भारत मिशन से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक इन सामाजिक संदेशों को घर घर पहुंचाने में AI ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इससे एक जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ जानकारी देना है या लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना भी है? ये असल में एक तरह का पॉजिटिव सोशल इंजीनियरिंग है। पॉजिटिव सोशल इंजीनियरिंग। हाँ, जब रेडियो पर बार बार स्वच्छता के फायदे बताए जाते हैं या परिवार नियोजन के महत्व पर कोई दिलचस्प नाटक प्रसारित किया जाता है तो धीरे धीरे सामाजिक सोच में बदलाव आता है। ये कोई जबरदस्ती नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये जागरूकता के जरिए एक सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश है। अक्ल का एक और ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों, अल्पसंख्यक समुदाय, आदिवासियों या समाज के किसी भी अन्य कमजोर वर्ग के मुद्दों को सामने लाना। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर इन आवाजों को नजरअंदाज कर देता है। क्यों? क्योंकि शायद इनसे TRP नहीं मिलती। किसी आदिवासी समुदाय की समस्याओं पर 1 घंटे का शो शायद किसी प्राइम टाइम डिबेट जितना सनसनीखेज न हो। सही बात है। लेकिन एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के नाते AIR की ये जिम्मेदारी है कि वो इन मुद्दों को भी उतनी ही जगह दें, उनकी आवाज को एक प्लेटफॉर्म दें। जैसे किसी आदिवासी समुदाय की परंपराओं पर एक विस्तृत कार्यक्रम बनाना। हाँ, या घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनी अधिकारों पर महिलाओं के लिए एक सीरीज चलाना। या फिर दिव्यांगों के लिए कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं, इसकी सरल भाषा में जानकारी देना। एग्जैक्टली। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये एम्पावरमेंट का एक जरिया है। ये उन लोगों को जानकारी और आत्मविश्वास देता है जिन्हें अक्सर हाशिए पर धकेल दिया जाता है। एक्ट के अगले 2 उद्देश्य, भविष्य और विरासत, दोनों को एक साथ देखते हैं। अच्छा, ये कैसे? एक तरफ ब्रॉडकास्टिंग सुविधाओं का विस्तार करना और नई ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी विकसित करना,
और दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति की विविधता को प्रदर्शित करना और खेल को जैसे युवा मामलों को बढ़ावा देना। मतलब एक तरफ टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है ताकि आप अप्रासंगिक ना हो जाएं। बिल्कुल। AM से FM पर आना और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और न्यूज ऑन एयर जैसे ऐप्स की तरफ पढ़ना, ये दिखाता है कि संस्था अपनी जड़ों को पकड़े हुए भी भविष्य की तरफ देख रही है। और दूसरा पहलू है अपनी विरासत को सहेजना। ये बहुत जरूरी है। संस्कृति और खेल ये दोनों ही समाज को जोड़ते हैं। यहाँ तो क्रिकेट कमेंट्री का जिक्र करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। मुझे आज भी याद है बचपन में जब बिजली चली जाती थी तो पूरा मोहल्ला हमारे घर के आंगन में इकट्ठा हो जाता था, जहां दादाजी के ट्रांजिस्टर पर जसदेव सिंह या सुशील दोषी की आवाज गूंजती थी। क्या बात है। वो सिर्फ स्कोर नहीं बताते थे, वो अपनी आवाज से पूरे मैच का एक चित्र खींच देते थे। ऐसा लगता था जैसे हम स्टेडियम में ही बैठे हैं। AIR ने क्रिकेट को एक जुनून बनाया, उसे घर घर पहुंचाया। और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, जब भी कोई बड़ा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होता है AIR उससे कवर करता है। उन खेलों को भी जिन्हें टीवी पर शायद उतनी जगह ना मिले। हाँ, और संस्कृति की बात करें तो शास्त्रीय संगीत का जो आर्काइव AIR के पास है वो एक राष्ट्रीय खजाना है। अच्छा। पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, MS सुब्बुलक्ष्मी, इन सब महान कलाकारों की लाइव रिकॉर्डिंग्स आज सिर्फ AIR की वजह से सुरक्षित हैं। वाह। कई बार तो कलाकारों ने अपने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन AIR स्टूडियो में ही दिए। ये कल्चरल प्रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा काम है जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो कुल मिलाकर जब हम इन सभी पहलुओं को जोड़कर देखते हैं तो ये साफ होता है कि AIR का मिशन सिर्फ एक रेडियो स्टेशन चलाना नहीं है। नहीं, ये राष्ट्र निर्माण का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी जड़ें सूचना, शिक्षा, एकता और संस्कृति में है। ये एक ऐसी आवाज है जो देश के हर इंसान तक पहुंचना चाहती है, उसी की भाषा में और उन मुद्दों के साथ जो सच में उसके लिए मायने रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, अब हम नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी पर चर्चा करेंगे। तो जब हम लुटियंस दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतों के बारे में सोचते हैं तो जाहिर है राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, ये सब दिमाग में आता है। लेकिन एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत है, 3 मूर्ति भवन। आज ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी या NMML के नाम से जाना जाता है और इसकी अपनी एक कहानी है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सत्ता के हस्तांतरण का, पावर ट्रांजिशन का एक जीता जागता प्रतीक है। अच्छा। इसकी नींव 1929-30 में रखी गई थी जब अंग्रेज अपनी शाही राजधानी, अपनी इंपीरियल कैपिटल बना रहे थे। और इसका पहला इस्तेमाल क्या था? मतलब ये किस लिए बनी थी? ये ब्रिटिश कमांडर इन चीफ का आधिकारिक निवास था। कमांडर इन चीफ? हाँ, मतलब ब्रिटिश राज की सैन्य शक्ति का केंद्र, द नर्व सेंटर ऑफ देयर मिलिट्री माइट इन इंडिया। तो मतलब सारी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज वही बनती थी? बिल्कुल। और यहीं पर आप देखिए इतिहास एक दिलचस्प मोड़ लेता है। जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो जो इमारत उनकी सैन्य शक्ति का सिंबल थी वो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर बन गई। ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक शिफ्ट था। बहुत बड़ा। कमाल है। पंडित नेहरू यहाँ 16 साल तक रहे, 1964 में उनके निधन तक। तो ये सिर्फ एक प्रधानमंत्री आवास नहीं था, ये उनका घर था। एग्जैक्टली। यहीं पर देश के बड़े बड़े फैसले लिए गए होंगे और यहीं पर उनके निजी पल भी बीते होंगे। और उनके निधन के बाद सरकार ने इस जगह को उनकी याद में एक म्यूजियम और लाइब्रेरी में बदलने का फैसला किया। ये किसी व्यक्ति की विरासत को संजोने का एक तरीका था, उस जगह को पब्लिक मेमोरी का हिस्सा बनाना जहां से देश ने अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। बिल्कुल, इट वॉज अबाउट प्रिजर्विंग एन एंटायर एरा। तो ये म्यूजियम और लाइब्रेरी 1964 में बना, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स के हिसाब से जो डेटा और दस्तावेज इकट्ठे हुए वो इतने ज्यादा थे। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है कि उन्हें रखने के लिए जगह कम पड़ गई। सोचिए जरा, हम डेटा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ सरकारी फाइलें नहीं हैं। ये नेहरू के व्यक्तिगत पत्र, उनके भाषणों के ड्राफ्ट, नोट्स, हजारों तस्वीरें, उस दौर के अखबार, किताबें, मतलब इतिहास का कच्चा माल। द रॉ मटेरियल ऑफ हिस्ट्री। हाँ, 16 साल तक प्रधानमंत्री रहे एक व्यक्ति और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अनगिनत दस्तावेजों का भंडार। ये तो ऐसा है जैसे हम घर की सफाई करें और पता चले कि पुरानी यादों और कागजात के लिए एक और कमरा बनवाना पड़ेगा। बिल्कुल, इसीलिए 1974 में 10 साल बाद एक स्पेशल लाइब्रेरी बिल्डिंग बनाई गई। अच्छा, 10 साल बाद? जी। इससे पता चलता है कि इस संस्थान को बनाने का इरादा कितना गंभीर और व्यापक था। ये सिर्फ एक मेमोरियल नहीं था,
बल्कि एक गंभीर शोध और अकादमिक केंद्र बनाने की नींव रखी जा रही थी। ओके, तो चलिए इसे समझ करें, इसे बनाने के पीछे असल मकसद क्या थे। सोर्सेज में इसके उद्देश्यों की एक लिस्ट है। पहला तो साफ है, नेहरू के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी चीजों को दिखाना। हाँ, जिसे हम पर्सनैलिया या मेमोरेबिलिया कहते हैं। जैसे उनका चश्मा, उनकी कलम, उन्हें मिले तोहफे, ये चीजें इतिहास को मानवीय बनाती हैं। आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री के बारे में नहीं पढ़ते, बल्कि एक इंसान से जुड़ते हैं। सही बात है, इतिहास किताबों से निकलकर असली लगने लगता है। बिल्कुल। अगला उद्देश्य और भी गहरा है, नेहरू से जुड़े सभी ऐतिहासिक दस्तावेज और व्यक्तिगत कागजात इकट्ठा करना, और सिर्फ उनके ही नहीं बल्कि उनके परिवार, करीबी सहयोगियों और दोस्तों के भी। और यहाँ पर ये बहुत फैसिनेटिंग हो जाता है। कैसे? कि ये दायरा कितना बड़ा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं है। जब आप उनके सहयोगियों और परिवार के पत्र और दस्तावेज शामिल करते हैं तो आपको एक 360 डिग्री व्यू मिलता है। अच्छा। आपको पता चलता है कि पर्दे के पीछे क्या बहस होती थी, नीतियां कैसे बनती थीं, पर्सनल रिश्ते कैसे थे। ये उस पूरे दौर का एक इकोसिस्टम तैयार करने जैसा है। इसके अलावा उन सरकारी अधिकारियों के प्रशासनिक दस्तावेज भी जमा करने का लक्ष्य था, जिन्होंने नेहरू के प्रशासन में उनके साथ काम किया था। ये किसी भी शोधकर्ता के लिए सोने की खान है, अ गोल्ड माइन फॉर रिसर्चर्स। क्यों? वो तो ड्राई ऑफिशियल फाइल्स होंगी, है ना? बाहर से देखने में, लेकिन इससे सरकार की मशीनरी कैसे काम करती है ये पता चलता है। पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस क्या था, ये हमें पर्सनालिटी ड्रिवन हिस्ट्री से प्रोसेस ड्रिवन हिस्ट्री की तरफ ले जाता है। ये राष्ट्र निर्माण के कैसे का जवाब देता है। और फिर आती है लाइब्रेरी। इसका काम था आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़ी हर तरह की सामग्री को स्टोर करना। किताबें, पैम्फलेट, पत्रिकाएं, माइक्रोफिल्म, अखबार। माइक्रोफिल्म? हाँ, जाहिर है नेहरू के कागजात पर विशेष ध्यान देने के साथ। माइक्रोफिल्म शब्द सुनकर उस दौर की याद आती है ना? बिल्कुल। आज हम डिजिटल आर्काइव्स की बात करते हैं, लेकिन सिद्धांत वही है, संरक्षण और पहुंच, प्रिजर्वेशन एंड एक्सेस। राइट। ये लाइब्रेरी एक तरह से देश की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या कहिए सामूहिक स्मृति का भंडार है। ये सिर्फ नेहरू के बारे में नहीं है, बल्कि नेहरू एक लेंस बन जाते हैं जिसके जरिए हम पूरे आधुनिक भारत के इतिहास को देख और समझ सकते हैं। यहाँ एक और जरूरी बात है, इन सब चीजों को सिर्फ तिजोरी में बंद करके नहीं रखना था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद था कि ये शोधकर्ताओं और आम जनता तक पहुंचे। इसके लिए लाइब्रेरी और म्यूजियम की प्रदर्शनियों का इस्तेमाल किया गया, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी। और ये एक लिविंग इंस्टीट्यूशन की निशानी है। हाँ। ये कोई धूल खाता हुआ आर्काइव नहीं है। इसे इस्तेमाल करने, इस पर बहस करने और इससे सीखने के लिए बनाया गया है। और प्रदर्शनियों को विदेश ले जाने का मतलब है कि आप वैश्विक मंच पर भारत की कहानी को अपने नजरिए से बता रहे हैं। यू कंट्रोलिंग द नैरेटिव। एग्जैक्टली। और ये संस्थान आज भी बहुत सक्रिय है। सोर्स बताता है कि यहाँ साप्ताहिक और मासिक लेक्चर, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और सिंपोजियम आयोजित किए जाते हैं। यही वो चीज है जो किसी भी संस्थान को रेलेवेंट बनाए रखती है। ये सिर्फ अतीत का स्मारक नहीं है, बल्कि अतीत को एक लेंस के रूप में इस्तेमाल करके वर्तमान और भविष्य पर चर्चा करने का एक मंच है। दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जी, कि ऐसे संस्थानों को हमेशा कैसे बौद्धिक स्वतंत्रता और खुली बहस का केंद्र बनाए रखा जा सकता है? क्या वहाँ आलोचना की भी जगह होती है? बहुत जरूरी सवाल है। और एनएमएमएल की परंपरा रही है कि यहाँ खुली बहस को बढ़ावा दिया जाता है। कई बार नेहरू की अपनी नीतियों की भी कड़ी आलोचना हुई है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर कोई संस्थान सिर्फ गुणगान का केंद्र बन जाए तो वो अपनी बौद्धिक आत्मा खो देता है। तो कुल मिलाकर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी सिर्फ एक व्यक्ति की याद में बनी इमारत नहीं है। नहीं, ये एक म्यूजियम है, एक आर्काइव है, एक लाइब्रेरी है और अकादमिक चर्चा का एक बड़ा केंद्र भी है। एक पूरा इकोसिस्टम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग पर चर्चा करेंगे। तो ये जो सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग यानी CCRT है, ये असल में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक संस्थान है। इसे 1979 में शुरू किया गया था। और इसके पीछे दो बहुत बड़े नाम थे, डॉक्टर कपिला वात्स्यायन और श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय। सोचने वाली बात है कि आज से इतने साल पहले ही उन्होंने शिक्षा को संस्कृति से जोड़ने की जरूरत समझ ली थी। मतलब वो विजन था। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि CCRT एक ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब अपने फैसले खुद ले सकती है।
लेकिन सरकार ने इसे एक बहुत बड़ा काम सौंपा है। हाँ, इनका मैंडेट है देश की नींव को मजबूत करना। हाँ। और वो कैसे? कैसे? शिक्षा को कल्चर बेस्ड और मीनिंगफुल बनाकर। मतलब पढ़ाई सिर्फ किताबी ज्ञान ना रह जाए, बल्कि उसका कोई मतलब निकले, वो हमारी जड़ों से जुड़ी हो। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये एक फैक्ट है, रट लिया, बस रट लिया। लेकिन सीसीआरटी चाहेगा कि बच्चे ये भी जाने कि अलग-अलग राज्यों में फसल कटने पर कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, कौन से लोक गीत गाए जाते हैं। सही बात है। इससे वो फैक्ट एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। एकदम सही। और इसी सोच को पूरे देश में फैलाने के लिए इनका हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में है, लेकिन 3 रीजनल सेंटर्स भी हैं। कहाँ-कहाँ? पश्चिम में उदयपुर, दक्षिण में हैदराबाद और नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी। ये ज्योग्राफिकल स्प्रेड दिखाता है कि वो हर कोने की संस्कृति को महत्व देना चाहते हैं। सोर्सेज में इनके अप्रोच को होलिस्टिक कहा गया है। इसका क्या मतलब है? होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि वो बच्चे के सिर्फ दिमागी विकास पर फोकस नहीं करते। अच्छा। उनका ध्यान बच्चे के इमोशनल, स्पिरिचुअल और कॉग्निटिव यानी भावनात्मक, आध्यात्मिक और संज्ञानात्मक तीनों तरह के विकास पर है। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे। जैसे कोई मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चे को स्कूल भेजता है तो वो बस अच्छे नंबरों की उम्मीद करता है। ये इमोशनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट वहाँ कैसे फिट होता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो हो गया कि बच्चे ने मैथ्स के फॉर्मूले सीख लिए, हिस्ट्री की तारीखें याद कर ली। राइट। लेकिन इमोशनल डेवलपमेंट तब होगा जब वो किसी कहानी या नाटक के जरिए दूसरों की भावनाओं को समझना सीखेगा। अच्छा। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का मतलब किसी धर्म से नहीं, बल्कि खुद को और अपने आसपास की दुनिया को एक बड़े नजरिए से देखने से है। जैसे प्रकृति की इज्जत करना, अलग-अलग मान्यताओं को सम्मान देना। सीसीआरटी का मानना है कि जब ये तीनों चीजें साथ मिलेंगी, तभी शिक्षा सच में मीनिंगफुल बनेगी। एक और दिलचस्प बात यह है कि इनका फोकस सिर्फ स्टूडेंट्स पर नहीं है। हाँ, और यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है। वो टीचर्स, प्रिंसिपल्स और यहाँ तक कि नॉन टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बीच भी जागरूकता पैदा करते हैं। मतलब स्कूल का क्लर्क या अकाउंटेंट भी? क्यों? क्योंकि एक स्कूल एक इकोसिस्टम की तरह काम करता है। अगर सिर्फ टीचर को ट्रेन किया जाए, लेकिन प्रिंसिपल या मैनेजमेंट को उस नए तरीके की अहमियत ही ना पता हो, तो वो बदलाव कभी लागू नहीं हो पाएगा। बात तो सही है। सीसीआरटी ये समझाता है कि भारत में कितनी तरह की क्षेत्रीय संस्कृतियां और भाषाएं हैं, और इस प्लुरैलिटी यानी बहुलता को सिलेबस का हिस्सा बनाना कितना जरूरी है। तो ये करते कैसे हैं? इनके तरीके क्या हैं? सोर्सेज में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं। पहला है वर्कशॉप्स। ये टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स आयोजित करते हैं, जहां उन्हें क्राफ्ट्स में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। किस तरह की क्राफ्ट्स? कुछ भी हो सकता है, क्लासिकल डांस से लेकर संगीत और अलग-अलग तरह की कलाएं जो भारत की विविधता को दर्शाती हैं। अच्छा। सोचिए, एक साइंस टीचर को अगर किसी वर्कशॉप में कठपुतली बनाना सिखाया जाए, तो हो सकता है वो अपनी क्लास में लीवर और पुली का सिद्धांत कठपुतली के खेल से समझा दे। अरे वाह! इससे पढ़ाई कितनी मजेदार हो जाएगी। ये तो कमाल का आइडिया है। और दूसरा तरीका? दूसरा है करिकुलम बनाना। सीसीआरटी खास तौर पे टीचर्स के लिए भारतीय कला और संस्कृति पर एक पूरा पाठ्यक्रम तैयार करता है। मतलब ट्रेन द ट्रेनर मॉडल। बिल्कुल, ताकि टीचर पहले खुद सीखे और फिर वही ज्ञान स्टूडेंट्स को दें। ये ट्रेन द ट्रेनर मॉडल है। और तीसरा जिक्र एक लाइब्रेरी का है। जी, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें स्क्रिप्ट्स, डिजिटल तस्वीरें, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स हों। ये सब कल्चर पर आधारित एजुकेशनल एड्स हैं। और सबसे अहम बात, इनका खास फोकस ग्रामीण भारत की कला और शिल्प पर है। ये उन कलाओं को जिंदा रखने और उन्हें पुनर्जीवित करने का एक जरिया है। मतलब किसी गांव की कोई पारंपरिक बुनाई की कला जो खत्म हो रही है, सीसीआरटी उसकी वीडियो बनाकर उसे संरक्षित कर सकता है ताकि आने वाली पीढ़ी उसे सीख सके। बिल्कुल, बिल्कुल। जाहिर है इन सब कामों के लिए फंडिंग की जरूरत होती होगी। हाँ, भारत सरकार सीसीआरटी को फंड मुहैया कराती है, जिससे वो स्कॉलरशिप्स भी देते हैं। अच्छा। ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स, टीचर्स और कलाकारों को मिलती हैं, ताकि वो शिक्षा और संस्कृति को जोड़ने की अपनी कोशिशों को आगे बढ़ा सकें। इसमें भी अलग अलग लेवल हैं, जैसे यंग आर्टिस्ट्स के लिए और फिर जूनियर और सीनियर फेलोशिप्स जो गहरी रिसर्च के लिए होती हैं। जी, ये दिखाता है कि वो हर स्तर पर टैलेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा वो एक कल्चरल हेरिटेज यंग लीडरशिप प्रोग्राम भी चलाते हैं। ये प्रोग्राम किस बारे में है? इसका मकसद है भारत के प्रोएक्टिव युवाओं में सामाजिक मूल्यों और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। मतलब
मतलब युवाओं को अपनी विरासत का सिर्फ ज्ञान न हो, बल्कि वो उसे बचाने और आगे बढ़ाने में एक्टिवली हिस्सा लें। कोई उदाहरण? जैसे कुछ युवा मिलकर अपने शहर के किसी पुराने स्मारक की सफाई का बीड़ा उठाएं या अपने इलाके के लोक कलाकारों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं। ये युवाओं को अपनी संस्कृति का लीडर बनाने की एक कोशिश है। CCRT का जो पूरा ढांचा और सोच है वो कागज पर तो बहुत प्रभावशाली लगता है। शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना, एक होलिस्टिक विकास पर ध्यान देना। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या? आज के इस बेहद प्रतिस्पर्धी माहौल में जहां हर किसी पर एंट्रेंस एग्जाम और नौकरी का दबाव है, सही बात है। क्या स्कूलों और पेरेंट्स के लिए इस तरह की कल्चरल एजुकेशन को प्राथमिकता देना मुमकिन है? कहीं ये सब बस एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बनकर तो नहीं रह जाता? हाँ, जिसे सालाना फंक्शन के अलावा कोई गंभीरता से नहीं लेता? ये जमीनी हकीकत और इस आदर्शवादी सोच के बीच का अंतर कैसे भरा जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते। ठीक है। अब हम नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया पर चर्चा करेंगे। जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? पुरानी फिल्में, जहां हीरो किसी धूल भरी लाइब्रेरी में जाता है, एक पुरानी सी फाइल निकालता है और बस पूरी कहानी का राज खुल जाता है, एक डॉक्यूमेंट, और पूरी बाजी पलट जाती है। लेकिन असल जिंदगी में ये सारे कीमती दस्तावेज, हमारी पूरी हिस्ट्री का कच्चा चिट्ठा, आखिर रखा कहाँ जाता है? कौन है इन रिकॉर्ड्स का ऑफिशियल गार्डियन? और यहीं पर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया यानी NAI की भूमिका आती है। पर इसे सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग या सरकारी गोदाम समझना बहुत बड़ी गलती होगी। ये हमारे देश की यादों का खजाना है, द ऑफिशियल मेमोरी कीपर ऑफ आवर नेशन। और इसकी खुद की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितनी इसके अंदर रखी फाइलें। इसकी कहानी भारत की कहानी है, गुलामी से आज़ादी तक की। तो मतलब ये सिर्फ एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है जिसने खुद इतिहास बदलते देखा है। चलिए इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। इसकी शुरुआत तो अंग्रेजों के समय हुई थी, है ना? बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इसकी शुरुआत क्यों हुई। बात 1860 की है। एक ब्रिटिश सिविल ऑडिटर थे सैंडमैन। उन्होंने एक आइडिया दिया कि एक ग्रैंड सेंट्रल आर्काइव होना चाहिए। ग्रैंड सेंट्रल आर्काइव। हाँ, अब इस नाम पर गौर कीजिए। इसमें एक शाही वजन है। ये सिर्फ फाइलों को ऑर्गेनाइज करने के बारे में नहीं था। तो फिर किस बारे में था? ये पावर के बारे में था। अंग्रेज सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं कर रहे थे, वो कागज और कलम के दम पर राज कर रहे थे। टू कंट्रोल अ सब कॉन्टिनेंट यू फर्स्ट हैव टू मेजर, डॉक्यूमेंट एंड कैटेगराइज इट। अच्छा। जमीन किसकी है, लगान कितना है, किस गांव में कितने लोग हैं, फौज कहां तैनात है, हर चीज का रिकॉर्ड। ये आर्काइव उस कॉलोनियल पावर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनने वाला था। मतलब ये कोई लाइब्रेरी नहीं थी, ये ब्रिटिश राज का सर्वर रूम था। एग्जैक्टली। वाओ, ये पर्सपेक्टिव तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो ये बस रिकॉर्ड कीपिंग नहीं, बल्कि कंट्रोल कीपिंग था। लेकिन 1860 के आइडिया को हकीकत बनने में तो 30 साल से ज्यादा लग गए। हाँ, ब्यूरोक्रेटिक डिलेस तो तब भी होते थे। करीब 31 इयर्स बाद 1891 में जाकर कलकत्ता में इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। इंपीरियल, ये शब्द ही सब कुछ कह देता है। बिल्कुल, ये साम्राज्य का रिकॉर्ड था, साम्राज्य के लिए। और कलकत्ता उस समय राजधानी थी, तो जाहिर है कि पावर का ब्रेन भी वहीं होगा। इसके पहले मुखिया प्रोफेसर G.W. फॉरेस्ट एक इतिहासकार थे। तो मतलब अंग्रेज इन दस्तावेजों की हिस्टोरिकल वैल्यू को भी समझते थे, लेकिन अपने नजरिए से। और फिर इतिहास में एक बड़ा मोड़ आता है। 1911 दिल्ली दरबार, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो रही है। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये कितना बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर रहा होगा। सारा सामान, सारे ऑफिस, और साथ में ये पूरा का पूरा इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट भी। हाँ, उन्हें लुटियंस दिल्ली को अपनी नई शानदार राजधानी बनाया, तो वो अपने सबूत भी अपने साथ ले आए। सत्ता जहां होगी, सत्ता का सोर्स कोड भी वहीं होगा। सही बात है। ये दस्तावेज तो उनके राज का ब्लूप्रिंट थे। उन्हें अपनी नजरों के सामने पावर के केंद्र में रखना ही था। लेकिन फिर 1947 आया, देश आजाद हुआ। तब इस इंपीरियल डिपार्टमेंट का क्या हुआ? ये तो गुलामी की सबसे बड़ी निशानियों में से एक था। बिल्कुल। और आजादी के बाद जो हुआ वो सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था। इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट का नाम बदलकर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। ये एक जबरदस्त एक्ट ऑफ रिक्लेमेशन था। रिक्लेमेशन कैसे? सोचिए, जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल हम पर राज करने के लिए किया गया था,
अब वही दस्तावेज एक आजाद भारत का इतिहास लिखने के काम आने वाले थे। The tools of the oppressor became the memory of the liberator. मतलब जैसे किसी ने अंग्रेजों का बंगला खरीदकर उसे पब्लिक स्कूल बना दिया हो। दीवारें वही, लेकिन मकसद पूरी तरह से बदल गया। Exactly. ये एक मानसिकता का, एक आइडेंटिटी का बदलाव था। वो फाइलें अब उनके रिकॉर्ड नहीं, हमारे रिकॉर्ड बन गए थे। और इसी के साथ एक स्ट्रक्चरल चेंज भी आया है ना। हाँ, अब इसे एक डायरेक्टर ऑफ द आर्काइव्स हेड करने लगे, यानी एक प्रोफेशनल जिसका काम सिर्फ रिकॉर्ड्स को संभालना नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय संस्था का निर्माण करना था जो भविष्य के लिए हमारे सच को सहेजे। लेकिन सोर्स में एक बात है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। हम्म ये कहता है कि आर्काइव्स को रिसर्च के लिए आम जनता के लिए 1939 में ही खोल दिया गया था, आज़ादी से 8 साल पहले, और ठीक जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के मुहाने पर खड़ी थी। ये कुछ हजम नहीं हुआ। अंग्रेज इतने उदार कब से हो गए? ये एक फैसिनेटिंग पॉइंट है और आपका शक बिल्कुल जायज़ है। ये कोई उदारता का मामला नहीं था। इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। जैसे कि एक तो इंटरनेशनल पीआर, दुनिया को दिखाना कि देखो हम कितने ओपन और डेमोक्रेटिक हैं। लेकिन ज्यादा बड़ी वजह थी भारतीय विद्वानों और राष्ट्रवादियों का बढ़ता दबाव। मतलब वो लोग कह रहे थे कि ये हमारा इतिहास है, आप हमें इसे पढ़ने से, जानने से कैसे रोक सकते हैं? आप हमारी ही जमीन के दस्तावेजों पर कब्जा करके कैसे बैठ सकते हैं? तो ये एक तरह का कंसेशन था। हाँ, बढ़ते हुए नेशनलिस्टिक प्रेशर के आगे एक छोटा सा कदम। लेकिन आपका सवाल सही है, क्या ये सच में आम जनता के लिए खुला था या एक्सेस सिर्फ कुछ चुने हुए ब्रिटिश अप्रूव्ड स्कॉलर्स तक ही सीमित था? हाँ, ये भी हो सकता है। शायद एक आम भारतीय रिसर्चर के लिए दरवाजे तब भी उतने खुले नहीं थे। सही बात है, कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। और फिर अगली ही साल 1940 में एक कंजर्वेशन रिसर्च लेबोरेटरी यानी CRL बनाई गई। ये तो बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग लगता है। बहुत ज्यादा। मतलब दस्तावेजों को बचाने के लिए एक पूरी साइंटिफिक लैब। ये बहुत ही जरूरी कदम था। भारत का मौसम दस्तावेजों का सबसे बड़ा दुश्मन है। यहाँ की नमी, दीमक, उमस ये कागज को गला सकती है, स्याही को फैला सकती है। हाँ, किसी भी पुराने घर में रखी किताबों का हाल देख लीजिए, पन्ने पीले पड़ जाते हैं, गलने लगते हैं। बिल्कुल। अब सोचिए उन दस्तावेजों का जो 200-300 साल पुराने हैं। CRL एक तरह से इन दस्तावेजों का ICU है। यहाँ उनकी साइंटिफिक तरीके से देखभाल होती है, उन्हें रिस्टोर किया जाता है। तो ये NAI के मिशन का एक कोर हिस्सा है। हाँ, तो साइंटिफिकली मैनेज आवर हेरिटेज। और समय के साथ NAI की जिम्मेदारियां भी बढ़ी। पहले तो वो सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड्स रखते थे, लेकिन बाद में पब्लिक रिकॉर्ड्स और प्राइवेट पेपर्स भी एक्वायर करने लगे। इन दोनों में क्या फर्क है? ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। देखिए, सरकारी रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? कानून, संधियां, प्रशासनिक आदेश, जनगणना के आंकड़े। मतलब सरकार का नजरिया। हाँ, ए वेरी ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन समाज तो सरकार से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। प्राइवेट पेपर्स मतलब किसी बड़े स्वतंत्रता सेनानी की चिट्ठियां, या किसी वैज्ञानिक की डायरी जिसमें उन्होंने अपनी खोज के बारे में लिखा हो। बिल्कुल। या किसी सामाजिक संस्था के कागजात, किसी लेखक की अधूरी पांडुलिपि। अच्छा। तो अब इतिहास सिर्फ राजाओं और वॉयसरॉय का नहीं रहा, बल्कि लोगों का भी बनने लगा। एग्जैक्टली। अब आर्काइव सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि समाज का आईना बन रहा था। ये हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को सहेजने की कोशिश थी। महात्मा गांधी के पत्र, राजेंद्र प्रसाद के दस्तावेज, ये सब NAI में है। ये चीजें हमें बताती हैं कि उस समय के लोग क्या सोच रहे थे, उनकी उम्मीदें क्या थी, उनके डर क्या थे। इससे इतिहास 3D हो जाता है। और फिर इसका दायरा सिर्फ दिल्ली से बाहर भी निकला। जयपुर, भुवनेश्वर, पुडुचेरी में रीजनल सेंटर्स खोले गए। हाँ, और ये डिसेंट्रलाइजेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। भारत की कहानी सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है। हर क्षेत्र का अपना एक अलग समृद्ध इतिहास है। सही बात है। पौंडीचेरी का फ्रेंच कनेक्शन, भुवनेश्वर का प्राचीन इतिहास। रीजनल सेंटर्स खोलने का मतलब था कि उन क्षेत्रों के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी वही प्रोफेशनल केयर और अटेंशन मिले जो दिल्ली में मिलता है। इससे ये सुनिश्चित हुआ कि NAI सच में नेशनल आर्काइव्स बने, सिर्फ दिल्ली का आर्काइव्स नहीं। बिल्कुल सही। तो अगर हम आज की बात करें, इन सब के आधार पर NAI का निचोड़ क्या है? संस्कृति मंत्रालय का मेमोरेंडम इसके विजन और मिशन के बारे में क्या कहता है? व्हाट्स द बिग पिक्चर टुडे? मेमोरेंडम इसके उद्देश्यों को बहुत खूबसूरती से सामने रखता है। सबसे पहले है विजन। विजन है भारत की डॉक्यूमेंट्री कल्चरल हेरिटेज, यानी हमारी दस्तावेजी सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना। ध्यान दीजिए, विरासत सिर्फ इमारतें या कलाकृतियां नहीं होती, दस्तावेज भी हमारी विरासत हैं।
और इसी विजन का दूसरा हिस्सा है लोगों को इन संग्रहों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच देना। हाँ, ज्ञान को बंद अलमारियों में नहीं रखना है, उसे लोगों तक पहुंचाना है। और मिशन, विजन तो एक बड़ा सपना हो गया, मिशन उसे हासिल करने का एक्शन प्लान हुआ है ना। बिल्कुल। मिशन के कई हिस्से हैं। पहला, बड़ी मात्रा में दस्तावेजों को इकट्ठा करना और उन्हें साइंटिफिकली मैनेज करना, जिसकी बात हमने CRL के संदर्भ में की। ठीक है। दूसरा, अपने सभी रीजनल सेंटर्स के जरिए पूरे देश में रिकॉर्ड्स के संरक्षण को बढ़ावा देना, बेसिकली टू बी द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर आर्काइवल मैनेजमेंट इन इंडिया। इसमें एक पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी है। इसकी क्या जरूरत पड़ती है? ये बहुत जरूरी है। इतिहास की कोई सरहदें नहीं होती। सोचिए, भारत और ब्रिटेन के बीच हुई किसी संधि का एक दस्तावेज NAI में है और दूसरा लंदन के आर्काइव में। अच्छा, तो दोनों को साथ पढ़े बिना पूरी कहानी समझ नहीं आएगी। एग्जैक्टली। या फिर जर्मनी में किसी ने 200 साल पुराने कागज को बचाने की कोई नई तकनीक निकाली, तो वो तकनीक NAI के भी काम आ सकती है। ये कोलैबोरेशन ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वाइटल है। और आखिरी उद्देश्य सबसे दिलचस्प और गहरा है, एक साइंटिफिक टेम्पर विकसित करना। ये सुनने में बड़ा एकेडमिक लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? ये NAI के काम का सार है। इसका मतलब सिर्फ दस्तावेजों को सुरक्षित रखना नहीं है। इसका मतलब है कि जो लोग इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आर्काइविस्ट हों, संरक्षक हों या आप और मेरे जैसे रिसर्चर्स, उनमें एक वैज्ञानिक सोच, एक क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना। मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि सवाल पूछना। हाँ, और ये समझना कि हर डॉक्यूमेंट का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। उसे किसने लिखा, क्यों लिखा, किसके लिए लिखा, क्या उसमें कोई बायस हो सकता है? कोई उदाहरण दे सकते हैं? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए 1857 का विद्रोह। आपको NAI में एक ब्रिटिश ऑफिसर की रिपोर्ट मिलती है जो इसे सिपाहियों का गदर कहता है और विद्रोहियों को उपद्रवी बताता है। उसी समय आपको किसी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का एक खत भी मिलता है जो उसी घटना को आजादी की पहली लड़ाई कहता है। दोनों बिल्कुल अलग कहानियां बता रहे हैं। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है दोनों को पढ़ना, दोनों के बायस को समझना और फिर एक इन्फॉर्म्ड कंक्लूजन पर पहुंचना। इसका मतलब है इतिहास को एक तरफा नजरिए से ना देखना। वाह! ये दस्तावेज सिर्फ पुराने कागज नहीं है, ये इतिहास से बात करने का एक जरिया है। NAI हमें वो भाषा सिखाता है। सच में ये सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि हमारे इतिहास और हमारी पहचान की धड़कन को सहेजने वाली एक जिम्मेदार जगह है। इट्स द मेमोरी बैंक ऑफ आवर नेशन। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस पर चर्चा करेंगे। जरूर। ICCR। हाँ, ये नाम अक्सर हम सबने कहीं ना कहीं देखा है। कोई बड़ा कल्चरल इवेंट हो, कोई इंटरनेशनल आर्टिस्ट भारत आया हो, या विदेश में कोई इंडिया फेस्टिवल हो। हाँ, तो उनके पोस्टर पर या खबरों में ये 4 अक्षर दिख जाते हैं। पर ये संस्था असल में है क्या और इसका काम क्या है? आज की हमारी बातचीत इसी पर केंद्रित रहेगी। ऊपर से तो लगता है कि ये संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक और विभाग होगा। है तो उन्हीं के तहत, हाँ। लेकिन इसका इतिहास और इसकी सोच इसे एक आम सरकारी विभाग से बहुत अलग बनाती है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। 50 में? हाँ, 1950 में। और इसके पीछे जो विजन था वो थे हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का। हाँ। उनका एक दृढ़ विश्वास था कि देशों के बीच असली रिश्ते सिर्फ संधि और व्यापार से नहीं बनते, बल्कि एक दूसरे की संस्कृति को समझने से बनते हैं। बिल्कुल, समझने और सराहने से बनते हैं। 1950, ये बात मुझे बहुत फैसिनेट करती है। मतलब देश को आज़ाद हुए बस 3 साल हुए थे, पार्टीशन का घाव अभी ताज़ा था, लाखों शरणार्थी थे, देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना था, संविधान लागू ही हुआ था, हर तरफ चुनौतियां ही थी। हाँ, हर तरफ बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने की चुनौती थी। उस माहौल में कोई कल्चरल एक्सचेंज के बारे में इतनी गहराई से सोच रहा था, ये तो काफी दूर की नजर लगती है। यही बात इसे खास बनाती है। ये दिखाता है कि हमारे देश के संस्थापकों के लिए भारत की पहचान सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक नहीं थी, वो सांस्कृतिक भी थी। वो जानते थे कि हजारों साल पुरानी सभ्यता को दुनिया के सामने सही तरीके से पेश करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि कह लीजिए नई फैक्ट्रियां लगाना। सही बात है। तो ICCR का मुख्य काम ही यही है, भारत के बाहरी सांस्कृतिक संबंधों यानी एक्सटर्नल कल्चरल रिलेशंस से जुड़ी नीतियां और कार्यक्रम बनाना और उन्हें लागू करना। तो जब हम आज सॉफ्ट पावर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारा सिनेमा, हमारा खाना, योग, ये सब आता है, ये तो सब ऑर्गेनिकली दुनिया भर में फैल रहा है। अच्छा, तो फिर ICCR जैसी एक सरकारी संस्था की इसमें क्या भूमिका है? ये उस ऑर्गेनिक अपील को एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश है। ये बहुत अच्छा सवाल है।
आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक अपील एक नदी की तरह है जो अपने रास्ते खुद बनाती है, लेकिन ICCR उस नदी पर एक सुव्यवस्थित घाट बनाने जैसा है जहां लोग आकर उस पानी का सही से अनुभव कर सकें। अच्छा। देखिए, बॉलीवुड की अपनी पहुंच है, लेकिन वो कमर्शियल इंटरेस्ट से चलती है। योग अपने आप में एक शक्ति है, लेकिन उसे दुनिया के हर कोने में सही स्वरूप में पहुंचाने के लिए एक मंच चाहिए। ICCR वही मंच प्रदान करता है। तो ये एक तरह से ऑफिशियल चैनल है। हाँ, ये भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक महत्वपूर्ण सोचा समझा स्तंभ है। आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब हर देश अपनी कहानी दुनिया को सुनाना चाहता है, तब ICCR भारत की कहानी का ऑफिशियल क्यूरेटर बन जाता है। क्यूरेटर, ये शब्द दिलचस्प है। तो चलिए इस क्यूरेशन को थोड़ा और खोल कर समझते हैं। ये नीतियां और कार्यक्रम असल में जमीन पर दिखते कैसे हैं? What do they actually do? इसके कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि इनकी सोच कितनी व्यापक है। ICCR जो है वो विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े उन कार्यक्रमों को फंड और ऑर्गेनाइज करता है जिनकी इंटरनेशनल अपील हो। मतलब ऐसे कार्यक्रम जो सिर्फ भारतीयों को ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल ऑडियंस को भी अपनी तरफ खींच सके। बिल्कुल। जैसे एक उदाहरण है नई दिल्ली में जैज फेस्टिवल। अब ईमानदारी से कहूं तो ये सुन के कोई भी चौंक सकता है। जैज तो अमेरिकी संगीत है। हाँ, उसका भारत से क्या लेना देना? और भारत सरकार का एक विभाग उसे क्यों प्रमोट कर रहा है? एक तर्क तो ये भी हो सकता है कि भारतीय टैक्स पेयर्स का पैसा अमेरिकी संगीत को प्रमोट करने में क्यों खर्च हो। सही बात है। क्या हमें सिर्फ अपनी कला पर ध्यान नहीं देना चाहिए? और ये सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन इसका जवाब ही ICCR के मिशन का सार है। सोचिए, अगर ICCR सिर्फ कथक, भरतनाट्यम या सितार को ही दुनिया भर में भेजता रहे तो वो कल्चरल एक्सचेंज नहीं हुआ, वो कल्चरल मोनोलॉग हुआ। मतलब सिर्फ हमारी सुनो। हाँ बिल्कुल। जब ICCR जैज जैसे अंतर्राष्ट्रीय कला रूप को भारत में एक बड़ा मंच देता है तो वो दुनिया को एक बहुत शक्तिशाली संदेश दे रहा है। क्या संदेश? संदेश ये है कि हम एक आत्मविश्वास से भरी संस्कृति हैं जो सिर्फ अपनी बात कहने में ही दिलचस्पी नहीं रखती, बल्कि दूसरों की बात सुनने, उसे सराहने और उसका जश्न मनाने में भी यकीन रखती है। ये एक तरफा प्रचार नहीं बल्कि एक दो तरफा संवाद है। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि हम एक खुली लोकतांत्रिक संस्कृति हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का डिप्लोमैटिक स्टेटमेंट है जो कला के जरिए दिया जा रहा है। इट्स अबाउट बिल्डिंग अ टू वे स्ट्रीट। ये बात समझ में आती है। और अपनी संस्कृति को दिखाने का जो पहलू है उसका भी एक बहुत दमदार उदाहरण है। नॉर्थ ईस्ट वाला। हाँ, गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट म्यूजिक फेस्टिवल। बिल्कुल। और ये तो और भी ज्यादा गहरा है। सच तो यह है कि अक्सर देश के बाकी हिस्सों में भी नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति, वहाँ के संगीत, वहाँ की कला के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। हाँ, उसे मेन स्ट्रीम से अलग समझा जाता है। बिल्कुल। ऐसे में ICCR का उसे एक अंतर्राष्ट्रीय मंच देना, ये एक साथ कई काम करता है। कैसे? इसके दोहरे बल्कि तिहरे फायदे हैं। पहला, जैसा आपने कहा, ये देश के भीतर ही एक पुल बनाता है। जब दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु का कोई युवा नॉर्थ ईस्ट के किसी रॉक बैंड को सुनता है तो उसके मन में बनी बनाई छवियां टूटती हैं। ये तो है। दूसरा, ये दुनिया को भारत की विविधता का असली चेहरा दिखाता है। दुनिया के लिए भारत अक्सर सिर्फ ताजमहल, बॉलीवुड के गाने या राजस्थान के केले, हाँ, वहीं तक सीमित रह जाता है। जब वो नॉर्थ ईस्ट के रॉक बैंड्स, वहाँ के लोक संगीत या वहाँ की मॉडर्न आर्ट को देखते सुनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भारत एक देश नहीं, एक पूरा उपमहाद्वीप है जिसमें अनगिनत संस्कृतियां एक साथ धड़कती हैं। और तीसरा फायदा शायद उन कलाकारों के लिए है। उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां से उनकी कला दुनिया तक पहुंच सकती है। एग्जैक्टली। सोचिए, गुवाहाटी के उस फेस्टिवल में अमेरिका या यूरोप से आया कोई जैज म्यूजिशियन बैठा है। वो वहां मेघालय के किसी बैंड को सुनता है जो खासी लोक संगीत को रॉक के साथ मिला रहा है। उसके लिए पूरी नई दुनिया है। राइट। वो वापस जाकर अपने देश में उस संगीत के बारे में बात करता है। हो सकता है वो कोई कोलैबोरेशन प्लान करे। ये छोटे छोटे पर्सनल कनेक्शंस ही सांस्कृतिक कूटनीति की असली नींव बनते हैं और किसी व्यापार समझौते से ज्यादा मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। बिल्कुल। तो इन सब का बड़ा मकसद क्या है? मतलब इन सब इवेंट्स के पीछे की कोर फिलॉसफी क्या है? एक मकसद तो साफ है, दुनिया से दोस्ती बढ़ाना। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है? दोस्ती बढ़ाना तो फाउंडेशनल ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल। जब दो देशों के नेता मिलते हैं वो एक राजनीतिक या आर्थिक समझौता होता है। लेकिन जब एक देश के आम लोग दूसरे देश के संगीत पर झूमते हैं या उनकी पेंटिंग्स को देखकर हैरान होते हैं तो एक अलग ही, ज्यादा गहरा इंसानी रिश्ता बनता है। हाँ, वो पर्सनल लेवल पर होता है। लेकिन इसके अलावा 3 और उद्देश्य हैं जो ICCR के काम में साफ दिखते हैं।
ओके, व्हाट आर दोस? दूसरा तो वही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। तीसरा उद्देश्य है एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और आदान प्रदान, अ हेल्दी कॉम्पिटिशन एंड एक्सचेंज उत्पन्न करना। ये दिलचस्प है। हाँ, इसका मतलब है कि कला को एक बंद कमरे में नहीं पनपाया जा सकता। जब हमारे कलाकार दुनिया के बेहतरीन कलाकारों को देखते हैं और दुनिया के कलाकार हमारे काम को देखते हैं, तो एक दूसरे से सीखने और खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलती है। ये कला को स्टैग्नेंट होने से बचाता है, उसे प्रासंगिक बनाए रखता है। हाँ, सही बात है। इनोवेशन के लिए एक्सपोजर बहुत जरूरी है। और चौथा उद्देश्य शायद सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण है। वो है भारतीय संस्कृति की नई और पुरानी विशेषताओं का मिश्रण करना। टू ब्लेंड द न्यू एंड ओल्ड फीचर्स ऑफ द इंडियन कल्चर। नई और पुरानी विशेषताओं का मिश्रण, ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। इसका असल में क्या मतलब हुआ? क्या हम सिर्फ फ्यूजन म्यूजिक की बात कर रहे हैं, जैसे सितार के साथ गिटार बजाना, या फिर हम मॉडर्न आर्ट की बात कर रहे हैं जो हमारी पौराणिक कहानियों से प्रेरणा लेती है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये आईसीसीआर की सोच की मैच्योरिटी को दिखाता है। इसका मतलब है कि संस्कृति को एक म्यूजियम में रखी हुई कांच के पीछे बंद चीज की तरह नहीं देखा जा रहा है। उसे एक जिंदा चीज माना जा रहा है। बिल्कुल, एक जिंदा सांस लेती हुई चीज जो समय के साथ बदलती है, नई चीजें सीखती है और विकसित होती है। पुरानी विशेषता हमारी हजारों साल पुरानी विरासत है। हमारा शास्त्र, हमारा संगीत, हमारा नृत्य, हमारी फिलॉसफी, हमारी कहानियां। हाँ, ये हमारी जड़ें हैं। और नई विशेषता आज की दुनिया के प्रभाव हैं। टेक्नोलॉजी, ग्लोबल आइडियाज, नए आर्ट फॉर्म्स, आज की युवाओं की एस्पिरेशंस। आईसीसीआर ये कह रहा है कि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, लेकिन आज की दुनिया से आंखें मत मूंदिए। इन दोनों का मिश्रण होना चाहिए। तो ये स्टैटिक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि आईसीसीआर भारतीय संस्कृति को स्टैटिक नहीं बल्कि डायनामिक मानता है। एक ऐसी संस्कृति जो आधुनिक प्रभावों को अपनाकर कुछ नया और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकती है। इवॉल्विंग और क्रिएटिव कल्चर है। मैंने इसे इस तरह से कभी नहीं सोचा था। बिल्कुल, ये एक बहुत ही प्रगतिशील और आत्मविश्वास से भरी सोच है। ये वो डरपोक सोच नहीं है कि बाहर की हवा लगेगी तो हमारी संस्कृति खराब हो जाएगी। राइट। ये वो सोच है जो कहती है हमारी संस्कृति इतनी मजबूत और गहरी है कि वो किसी भी नई चीज को अपने अंदर समा सकती है और उसे अपना बना सकती है। जैसे हमारी भाषा ने कितने ही विदेशी शब्दों को अपना लिया, या हमारे खाने में आलू और टमाटर जो सदियों पहले बाहर से आए और आज उनके बिना भारतीय खाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल, संस्कृति ऐसे ही जिंदा रहती है। तो कुल मिलाकर आईसीएसआर सिर्फ कलाकारों के टूर ऑर्गेनाइज करने वाली एक सरकारी एजेंसी नहीं है। ये भारत का एक सांस्कृतिक दूत है, एक कल्चरल एम्बेसडर है जो बिना शब्दों के कला, संगीत और विचारों के माध्यम से दुनिया से बात करता है। अगर इसे हम बड़े नजरिए से देखें तो ये कल्चरल डिप्लोमेसी का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। जब राजनीतिक तनाव होते हैं, जब देशों के बीच बातचीत के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी एक पेंटिंग, एक संगीत का टुकड़ा या एक डांस परफॉर्मेंस दिलों के बीच एक पुल बनाए रख सकता है। हाँ, और ये दोस्ती, समझ और आपसी सम्मान की वो नींव रखता है जो अक्सर राजनीतिक समझौतों से ज्यादा टिकाऊ और मजबूत साबित होती है। ये भारत की कहानी को, उसकी आत्मा को दुनिया तक पहुंचाने का एक संस्थागत तरीका है। एक ऐसा तरीका जो दिमाग से नहीं बल्कि सीधे दिलों से जुड़ता है। बिल्कुल, कला की भाषा यूनिवर्सल होती है। उसे समझने के लिए किसी अनुवाद की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए आगे बढ़ते